आज हम एक ऐसी कहानी की परतों में उतर रहे हैं जो प्रेम से शुरू होती है, हम्म। लेकिन उसका अंत त्याग और शौर्य की एक ऐसी मिसाल बन जाता है जिसे मतलब आज भी समझना मुश्किल है। हाँ, और ये कहानी जितनी शौर्य की है उतनी ही कहना चाहिए कि मनोविज्ञान की भी है। बिल्कुल। ये मेवाड़ के एक सरदार और उनकी नवविवाहिता रानी की कहानी है। एक तरफ अटूट प्रेम और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 17वीं सदी के मेवाड़ में तो ले जाते हैं, लेकिन साथ ही एक लीडर के मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को भी दिखाते हैं। अच्छा। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या चुना जाए, प्रेम या कर्तव्य। सवाल ये है कि जब आपका व्यक्तिगत मोह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के आड़े आने लगे तो उसकी कीमत क्या होती है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उस समय के राजनैतिक माहौल को थोड़ा समझते हैं। हाँ। हमारी कहानी के केंद्र में है बूंदी की हाड़ा राजकुमारी, जिन्हें हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। और मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुंडावत। सलुम्बर का ठिकाना मतलब मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित ठिकानों में से एक था। और इन दोनों का विवाह हुआ ही था। हाँ, बस कुछ ही दिन हुए थे। कुछ लोक कथाएं और रिकॉर्ड्स तो ये तक कहते हैं कि विवाह को मुश्किल से 7 दिन हुए थे। 7 दिन! मतलब रानी के हाथों की मेहंदी का रंग भी शायद फीका नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल। और ये जानकारी सिर्फ एक रोमांटिक डिटेल नहीं है, ये कहानी के आगे के घटनाक्रम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? ये उनके रिश्ते की ताजगी और उनके बीच के गहरे लगाव को दिखाता है, जो बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। तो एक तरफ ये नया नया प्यार परवान चढ़ रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हाँ, ये वो दौर था जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था, जो 1652 से 1680 तक गद्दी पर रहे। और औरंगजेब और राज सिंह के बीच रिश्ते कहना चाहिए कि अच्छे नहीं थे। इसे थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी है। ये सिर्फ दो राजाओं की आपसी दुश्मनी नहीं थी। औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीतियां थी, जैसे जजिया कर को फिर से लगाना। हाँ, और मंदिरों को तोड़ने के आदेश, ये सब मेवाड़ जैसे स्वाभिमानी राजपूत राज्य के लिए सीधी चुनौती थी। हम्म। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। हमारे स्रोत बताते हैं कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का मामला भी एक बड़ा कारण बना था। अच्छा, वो जब चारुमती ने औरंगजेब से शादी करने से मना कर दिया था। बिल्कुल। और राज सिंह से अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। तो माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था। तो ये कोई अचानक शुरू हुआ युद्ध नहीं था, और इसी राजनीतिक शतरंज की बिसात पर औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। सही। महाराणा राज सिंह को जैसे ही इसकी खबर मिली, उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और यहीं पर राव रतन सिंह चुंडावत की भूमिका आती है। हाँ, क्योंकि महाराणा राज सिंह को पता था कि औरंगजेब की मुख्य सेना का सामना करने के लिए उन्हें समय चाहिए होगा। तो उन्हें एक सहायक सेना को रोकना था। बिल्कुल। उन्हें खबर मिली कि मुगल सेना की मदद के लिए एक और टुकड़ी आगे बढ़ रही है। उस सहायक सेना को रोकना सामरिक रूप से बहुत जरूरी था, और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सरदारों में से एक राव रतन सिंह को सौंपी। ये एक राजपूत सरदार के लिए राष्ट्र धर्म का बुलावा था। लेकिन जब ये फरमान सलुम्बर के महल में पहुंचा, तब राव रतन सिंह एक एक अलग ही कश्मकश में थे। हम्म। शादी के सिर्फ 7 दिन बाद अपनी पत्नी को छोड़कर युद्ध पर जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक चुनौती थी। और यहाँ हमें राष्ट्र धर्म के उस समय के मतलब को भी समझना होगा। वो आज की देशभक्ति जैसा नहीं था। उसमें राजा के प्रति अटूट निष्ठा, जिसे स्वामी धर्म कहते थे। हाँ, अपने कुल की परंपरा की रक्षा और अपनी जमीन के लिए मर मिटने का संकल्प, ये सब शामिल था। तो रतन सिंह इस धर्म से तो बंधे थे, लेकिन उनका मन वो अपनी नई नई शादी के मोह में फंसा हुआ था। और जब उन्होंने युद्ध का समाचार रानी को सुनाया, तो जाहिर है वो एक पल के लिए चौंक गईं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। हाँ, एक राजपूत रानी की तरह उन्होंने अपने पति को युद्ध के लिए तैयार किया, उनका राज तिलक किया, आरती उतारी। और विजय की कामना के साथ उन्हें विदा किया, ये जानते हुए भी कि युद्ध का नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये उस दौर की महिलाओं की मानसिक दृढ़ता को दिखाता है। उन्हें पता था कि उनके पतियों का पहला कर्तव्य राज्य है। लेकिन इंसान तो इंसान है। सरदार रतन सिंह अपनी सेना लेकर मेवाड़ की सीमा की ओर चल तो पड़े, पर उनका मन पीछे सलुम्बर के महल में ही रह गया। हाँ, वो बार बार अपनी रानी के बारे में सोच रहे थे। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। एक सेनापति जो इतने जरूरी मिशन पर जा रहा है, उसका इस तरह से विचलित होना, ये उस समय के हिसाब से कितना सामान्य था?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ असामान्य नहीं था, ये खतरनाक था। खतरनाक। देखिए, एक सेनापति जिसका ध्यान बटा हुआ हो, वो हजारों सैनिकों की जान का जिम्मेदार होता है। उसका एक गलत फैसला पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। स्रोत इसे मोह कहते हैं, लेकिन इसका सीधा असर उनकी सैन्य नेतृत्व क्षमता पर पड़ रहा था। मतलब वो शारीरिक रूप से तो सेना के साथ थे। लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। बिल्कुल। हाँ। और इसी मानसिक उलझन में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आधे रास्ते से अपने एक भरोसेमंद संदेशवाहक को वापस महल की ओर दौड़ाया। हाँ, उसके हाथ में एक पत्र था अपनी रानी के लिए। और उस पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं युद्ध पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। और आगे लिखा, अगर हो सके तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज दो, जिसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर सकूं और कर्तव्य पर ध्यान लगा सकूं। अब सोचिए, ये मांग कितनी कितनी अजीब है। अजीब ही नहीं, एक योद्धा जो रणभूमि में जा रहा है, वो अपने दिल को संभालने के लिए एक निशानी मांग रहा है। ये उनके प्रेम की गहराई तो दिखाता है, पर साथ ही ये उनकी उस मानसिक कमजोरी को भी उजागर करता है जो उस वक्त उन पर हावी थी। तो ये एक तरह का लीडरशिप का संकट था। हाँ, बिल्कुल। उनका व्यक्तिगत द्वंद्व अब राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा था। जब संदेशवाहक ये पत्र लेकर हाडी रानी के पास पहुंचा और रानी ने इसे पढ़ा, हाँ, तो वो सब समझ गईं। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि उनके पति किस मानसिक हालत में हैं। उन्हें ये भी समझ आ गया कि जब तक उनका पति इस तरह मोह में बंधा रहेगा, वो दुश्मन से पूरे मन से नहीं लड़ पाएगा। हाँ, और यहाँ रानी की राजनीतिक और सामरिक समझ देखने को मिलती है। उन्होंने इसे सिर्फ एक पति का प्रेम पत्र नहीं समझा। उन्होंने इसे एक चेतावनी की तरह देखा। बिल्कुल, एक संकेत कि उनके पति का मोह मेवाड़ की हार का कारण बन सकता है। उन्हें एहसास हो गया कि उनका प्रेम, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वही उनके पति की वीरता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो इस मोह के बंधन को हमेशा के लिए काट दे। एक ऐसा कदम जो उनके पति को उनकी याद से कमजोर नहीं बल्कि फौलादी बना दे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पति को एक ऐसी निशानी भेजेंगी जिसे देखने के बाद उनके मन में मोह का कोई अंश बचेगा ही नहीं। सिर्फ कर्तव्य की आग। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की आग धधकेगी। उन्होंने संदेशवाहक को बुलाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रिय और अंतिम निशानी देती हूँ। इसे एक थाल में सजाकर, सुंदर कपड़े से ढककर मेरे वीर पति तक पहुंचा देना। फिर वो अंदर गईं और एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं आपको मेरे मोह के हर बंधन से आजाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना। मैं स्वर्ग में आपका इंतजार करूंगी। यह सिर्फ एक पत्र नहीं था, यह एक तरह का, कहना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था। वो जानती थीं कि उनके पति को इस भावनात्मक जंजाल से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़े झटके की जरूरत है। एक ऐसा झटका जो उनके सारे मोह, सारी दुविधा को जलाकर राख कर दे। और वो झटका देने के लिए पत्र सौंपने के बाद उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कल्पना से परे है। प्रेम की पराकाष्ठा थी और कर्तव्य के लिए किया गया सर्वोच्च बलिदान। उन्होंने अपने पति को मोह से मुक्त करने के लिए अपना जीवन ही नहीं, अपना शीश भेंट कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी याद उनके पति को कमजोर न करे, बल्कि उन्हें अजेय बना दे। ये एक क्रूर लेकिन उस परिस्थिति में शायद सबसे प्रभावी तरीका था। उस संदेशवाहक की हालत के बारे में सोचकर ये रूह कांप जाती है। हाँ, वो तो निशानी लेने आया था, लेकिन अब उसे अपनी रानी का कटा हुआ सिर लेकर युद्ध भूमि में जाना था। रानी का आदेश था, उसे पूरा तो करना ही था। उसने भारी मन से, कांपते हुए हाथों से रानी के सिर को एक थाल में रखा, उसे उनके सुहाग के चुनर से ढका और घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ लगा दी। अब वो थाल में रखी चीज वो प्रेम की निशानी नहीं थी, नहीं, वो कर्तव्य और बलिदान का एक धधकता हुआ प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसा प्रतीक जो राव रतन सिंह को ये याद दिलाने वाला था कि दांव पर क्या लगा है। जब संदेशवाहक सरदार रतन सिंह के शिविर में पहुंचा तो सरदार उसे देखकर शायद कुछ पल के लिए खुश हुए होंगे। हाँ, कि रानी ने उनकी बात मान ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से थाल पर से चुनर हटाया, उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उनके सामने उनकी पत्नी का कटा हुआ सिर पड़ा था। वो क्षण उनके लिए प्रलय जैसा रहा होगा। एक झटके में उन्हें एहसास हो गया कि उनके क्षणिक मोह ने, उनकी एक छोटी सी मांग ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली है। उनका प्रेम ही उनकी रानी की मृत्यु का कारण बन गया। सारा मोह, सारी कश्मकश, सब कुछ उसी पल भस्म हो गया। अब उनके अंदर सिर्फ पश्चाताप, क्रोध
और कर्तव्य की आग थी। नहीं बचा था, सिवाय उस कर्तव्य के जिसकी खातिर उनकी रानी ने अपना जीवन समाप्त कर दिया था। सलूमर के ठिकानों के रिकॉर्ड्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपनी रानी के केशों से उनके सिर को अपने गले में बांध लिया। ताकि वो एक पल के लिए भी ये न भूलें कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। हाँ। और उन्होंने मन ही मन कहा, प्रिया, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मोह से पूरी तरह मुक्त होकर राव रतन सिंह पर जैसे एक जुनून सवार हो गया। वो अब सिर्फ एक योद्धा थे। एक ऐसे योद्धा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सिर्फ विजय और वीरगति थी। उन्होंने दुश्मन की सेना में जो तबाही मचाई, उसका वर्णन चारण कवियों ने अपनी कविताओं में बहुत विस्तार से किया है। वो दुश्मन पर एक तूफान की तरह टूटे। बिल्कुल, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उन्होंने औरंगजेब की उस सहायक सेना को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। हाँ, मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, जिससे महाराणा राज सिंह को मुख्य सेना से लड़ने के लिए जरूरी समय मिल गया। तो मेवाड़ की उस जीत का रास्ता सलुम्बर के सरदार और हाड़ी रानी के इस बलिदान ने तैयार किया था। इसीलिए मेवाड़ की उस जीत का श्रेय सिर्फ राव रतन सिंह के शौर्य को नहीं, बल्कि हाड़ी रानी के उस असाधारण और दिल दहला देने वाले बलिदान को जाता है। उनके एक फैसले ने युद्ध का मनोविज्ञान ही बदल दिया। उन्होंने एक मोहग्रस्त सरदार को एक अजेय योद्धा में बदल दिया था। तो ये थी हाड़ी रानी और राव रतन सिंह की कहानी, एक ऐसी गाथा जो हमें दिखाती है कि प्रेम जितना गहरा हो सकता है, कर्तव्य के लिए किया गया त्याग उससे भी बड़ा आकार ले सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में प्रेम हारता नहीं है। अच्छा, बल्कि वो कर्तव्य की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना रूप बदल लेता है। एक व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठकर ये एक प्रेरणा बन जाता है। हाड़ी रानी का बलिदान एक प्रतीक बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देता है कि जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो व्यक्तिगत भावनाओं को काबू में रखना कितना जरूरी है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कर्तव्य और प्रेम के इस द्वंद्व में बलिदान की सीमा क्या हो सकती है? और ये हमें एक और जरूरी सवाल की ओर ले जाती है। क्या आज के दौर में, जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भावनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं, सार्वजनिक जिम्मेदारी निभाने वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन और कर्तव्य के बीच की वो रेखा धुंधली हो गई है, या वो आज भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए जितनी हाड़ी रानी के लिए थी?